हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जैसे कि 18 मई है और आपका एग्ज़ाम 18 जून को होना है। ठीक है, अभी तक तो यही डेट है। तो आपके पास अभी 30 दिन का समय बचता है, आपके पास एक महीना ही है। और आज जबकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज 18 मई है ना, तो उसके हिसाब से आपके पास 30 दिन का समय बचता है। अब इस एक महीने में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि यूजीसी नेट का पेपर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिनको अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई होती है ना, वो लास्ट के ही दिनों में होती है, जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हमारे ऊपर होता है, फिर हम उतने ही डेडिकेशन के साथ तैयारी को करते हैं। ठीक है, तो आज कुछ तैयारी हम ऐसे ही करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जिससे कि आपके लिए सहूलियत होगी। और मैंने उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया है। तो 30 दिन में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, पेपर 1 में अभी के पैटर्न के हिसाब से किस तरह से आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें कि उनसे आपकी क्लैरिटी भी हो जाए और आपको वो समझ में आए, और वो मिलेंगे कहाँ से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एज़ यूजुअल, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको यूज़फुल कंटेंट मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई यहाँ पर चार्ज नहीं ले रही हूँ, तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को लगता होगा कि मैं पीडीएफ के लिए बोल देती हूँ, दे नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पीडीएफ तैयार होने में टाइम लगता है और मैं वो सारी चीज़ें सारी पीडीएफ में एक साथ डाल दूँगी। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी चिंता मत करें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 30 दिन की तैयारी के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको 30 दिन में तैयारी करनी है, जेआरएफ क्लियर करना है, क्योंकि इसके बाद से हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए शुरू, है ना। तो अभी आपके पास प्लस पॉइंट ये बचता है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसके लिए देखिए, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि हम 30 दिन में कैसे तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे एक दिन में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ें, 3 पढ़ें, जो भी पढ़ें, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। अब इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे पता लगेगी कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इसके लिए आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है, और वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो आप चाहे आप 100 क्वेश्चन का बना लें, 50 क्वेश्चन का बना लें, कि मतलब डिवीज़न के हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो आपको 3 घंटे ही समय मिलना है, और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से 50 क्वेश्चन 1 घंटे में ऐसे करके भी टाइम शेड्यूल अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, है ना। कि अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन हम 1 घंटे में कैसे करेंगे, है ना। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनती है कि इस तरह से। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वहाँ जाके वही 50-50 वाला चांस रहता है कि ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, और इस तरह के कन्फ्यूज़न में आपसे स्टेटमेंट वाले सवाल गलत हो जाते हैं, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तभी होगी जब आप कई बार रिवीजन करते हो। कई बार आप रिवीजन करोगे, एक ही टॉपिक को कई बार आप जब पढ़ते हो ना, तो आप देखिएगा हर बार उसमें कुछ नया मतलब कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना। पहले हम एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं, मान लो कुछ भी नहीं समझ में आया, दूसरी बार आप उसको बहुत थॉरोली पढ़ते हो, फिर तीसरी बार, फिर जब आप PYQs वगैरह भी लगाते हो तो फिर तीसरी बार आप उसको उतने ध्यान से पढ़ते हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में करके पढ़ते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको करना क्या है। अगर ये मैं जो टॉपिक बता रही हूँ, अगर आप इतने भी कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पहली यूनिट है ना, तो यहाँ पर देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपकी मानसिक क्षमता को यहाँ पर चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। तो आपका कि मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रति आप अगर टीचर होते और आप लर्नर के साथ किस तरह से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के कैसे आप अपनी टीचिंग स्टाइल को रखते हैं, टीचिंग स्किल कौन सी यूज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, और लेकिन आपका विवेक भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम सवाल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले आते हैं, कई ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और आप कुछ चूज़ करना है कि इसमें कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव में जिसमें आपको दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ब्लूम की और गैने की। ब्लूम की में और गैने में, इसमें आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए कि जैसे गैने का हायरार्की जो स्टेप्स है ना, तो यहाँ पर गैने की जो अधिगम सोपानिकी है, यहाँ पर ये स्टेप्स जरूर पता होने चाहिए। उन्हीं से उस एक फिगर को आप याद कर लेते हो अच्छे से समझ के। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग,
यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सीधे ही सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग थ्योरीज, यहाँ पे कुछ आपकी थ्योरीज हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है ना, पैवलॉव की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी काफ़ी पूछी जाती है ना। तो इस तरह से कुछ आपके जो है लर्निंग थ्योरीज हैं। और इसके अलावा कुछ आपके डेवलपमेंटल जो है कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। और कुछ नहीं, इन सब में कुछ कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा पढ़नी है, तो मैंने इन सब पे वीडियो बना रखी है, इसके लिए आपको भटकना नहीं है। अगर आपको कंटेंट यहाँ से समझ में आता है मेरे थ्रू, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें अरेंज करके दी हुई हैं। यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट भी हैं, और आपको PYQs 500 क्वेश्चन सीरीज चल ही रही है, तो आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूनिट वाइज, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसमें आपको ये इन सारे कॉन्सेप्ट पे होना जो है आपकी क्लैरिटी ज़रूरी है, जैसे कि एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, हेप्टागॉजी, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये पता होने चाहिए, है ना। इस पर भी वीडियो मिल जाएगी आपको, मेरे ही चैनल पे है। इवेल्युएशन में टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें कि आपके फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, एप्सेटिव इवेल्युएशन और CBCS सिस्टम क्या है, ये सारे कुछ एक तो है बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो जिसमें आपको कुछ जो है, जैसे बच्चे मतलब यहाँ पर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे डायग्नोस्टिक क्या है और आपकी फॉर्मेटिव क्या है ना। तो इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ये भी वीडियो आपको मेरे द्वारा मिल जाएगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट में सब चीज़ें दी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, या फिर जहाँ से भी पढ़ना चाहें, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग है, इसमें स्वयं प्रभा मूक्स, यहाँ पर सवाल बनते हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा के चैनल्स के नेम से, और मूक्स के भी आपके कोऑर्डिनेट जो हैं, कोऑर्डिनेट कितने हैं, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, स्वयं के भी, है ना। और चैनल्स के नेम, 10 चैनल के नाम जरूर याद रखिएगा। अब तक चैनल के नाम बहुत पूछे गए हैं और बिल्कुल ईजी हैं, आपको याद हो जाएंगे। टीचिंग सॉफ्टवेयर, इस पर भी पूरी वीडियो है। टीचिंग और रिसर्च के सॉफ्टवेयर जो भी ICT का यूज़ है ना, क्योंकि देखिए आप क्या है, इंटीग्रेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि टीचिंग और ICT रिलेट करके, टीचिंग और कम्युनिकेशन रिलेट करके। तो ऐसे सवाल में आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप चाहे कम्युनिकेशन के सवाल करो या टीचिंग के करो, तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वो सवाल कर सकते हैं, है ना। तो टीचिंग सॉफ्टवेयर, ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सारा कॉन्टेंट यहाँ पर इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए क्वेश्चन चाहे जैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है ना। सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाता है हर बार, तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, आप बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक। तो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च पे थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि आपकी जैसे कि नियमावली है कि यहाँ पर कुछ नियम चेंज हुए हैं, है ना। यहाँ पर आपको जो 4 इयर्स वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले, उनको भी ले लिया गया है, और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस है कि वो सीधे PhD के लिए एंट्रेंस ले सकते हैं ना, मतलब वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। तो अब आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल अच्छे मिलेंगे, ठीक है। रिसर्च पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है। कई बार हम बहुत ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं और उनमें सवाल गलत हो जाते हैं, तो वो बहुत ही मतलब कष्टदायी स्थिति होती है ना। तो यहाँ पर आपको बेसिक और एडवांस थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए कि अभी का ट्रेंड क्या है। इसमें आपसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च से सवाल बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है जैसे कि आपसे वैलिडिटी के बारे में, वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है ना, वस्तुनिष्ठता जिसको कहते हैं, और आपकी विश्वसनीयता हो गई, वैधता हो गई, और इसके अलावा आपका सामान्यीकरण क्या होता है ना। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और आपसे मतलब प्रिडिक्शन क्या है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। सारी वीडियोस यहाँ पर हैं, कहीं पे भी आपको भटकना नहीं है, क्योंकि ऐसे में एक का लिंक कहाँ से दूंगी, तो आप जो है पूरी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर देखिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सब जो है पूरा डिटेल में चीज़ें करवा रखी है विद PYQs, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का अच्छा जो है नॉलेज होना चाहिए, और इसी के आधार पर जितनी और रिसर्च बचती हैं, है ना, 25+ हैं, तो वो यहाँ पे आपकी कवर हो जाती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, है ना। तो आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इनका जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि ये इनमें क्या क्या फीचर्स आते हैं।
फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ये थोड़ा सा यहाँ पर पूछा जाता है फॉर्मेट्स के बारे में कि अगर आपको मतलब वोकाबुलरी है तो मतलब पहले होगा, फुट नोट क्या है, एंड नोट क्या होता है, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर पे पूछा जाता है जब आप थीसिस लिखते हो, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने किया तो है नहीं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, एक तो दो मतलब 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 नंबर आपके ये हो जाते हैं, ज़रूर पूछा जाएगा। और उसके बाद देखिए हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन अब क्योंकि पढ़े नहीं हैं तो वो थोड़े से टफ लगते हैं। जेट टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, ये सारे चीज़ें टेस्टिंग में पूछी जाती हैं। उसके अलावा आपकी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, है ना, आपकी जो है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव क्या है ना, वर्किंग हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। रिसर्च एथिक्स में प्लेगरिज्म से सवाल आपसे पूछे गए हैं, जिसमें टाइप्स हैं, लेवल्स हैं, है ना, और आपके पनिशमेंट क्या होती है, इसमें कितने में कौन सी पनिशमेंट होती है, कितने परसेंटेज की सिमिलरिटीज़ होती है, यहाँ से ये आपसे पूछे जाती हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, देखो अब यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो आईसीटी और रिसर्च को इंटीग्रेट करके पूछे जाते हैं, तो जिसमें आपसे सॉफ्टवेयर के वगैरह में पूछा जाता है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, SPSS क्या है, मैटलैब क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं। अगर आप सिलसिलेवार मतलब 30 दिन है तो आप सोचिए, अगर आपको 10 यूनिट तैयार करनी है, 30 दिन है आपके पास, 2-2 दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लो, थॉरली इन सारी चीज़ों को पढ़ लो, और उसके बाद बाकी के 10 दिन में, है ना, बाकी के 10 दिन में आप इनको रिवाइज कर लो, ठीक है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि वैसे भी जब हमारा जो लास्ट का समय होता है ना, तो हमारा फेज जो होता है उसमें दिमाग भी बहुत एक्टिवेट रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, और हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो कवर होती हैं। क्योंकि अभी देखिए, अगर आपने 6 महीने पहले से भी तैयारी की होगी तो आपको कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली याद होंगी, है ना, याद होगा, फिर भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आप पढ़ लेते हो और फिर रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपकी पक्की हो जाती हैं, ठीक। अब इसमें कुछ एब्रीविएशंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि विज क्या है, VIZ, है ना, और CF क्या होता है, एट क्या है, AT। तो ऐसे जो है एब्रीविएशंस है, उन पर भी वीडियो मैंने बना रखी है, ताकि आप लोग को सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। तो ये इसमें सारी चीज़ें मैक्सिमम थ्योरेटिकल हैं, और जो आपसे मैथमेटिकल सवाल कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बेस मतलब उसमें स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो आपको अभी दी है। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट जो कि सांख्यिकी से संबंधित है, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। बहुत छोटी वीडियो है, कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप फास्ट करके आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अगर आप इतना भी पढ़ लो तो कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है ना। तो आप वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है तो बिल्कुल लाइक करें, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही बताई जाती हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन की जो यूनिट है, यहाँ से आपको हर बार कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो ठीक है, एक आध सवाल में ही कुछ नया आपको मिलेगा, बाकी चीज़ें तो वही रहती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट से 5-5 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कम्युनिकेशन से 6-7 सवाल आ जाए, टीचिंग से 2 ही 3 आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना है, कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है। हाँ, ये भी कहूँगी कि नई चीज़ अब आपको नहीं पकड़नी है ना। कोई भी आप सोचे कि नया कॉन्सेप्ट हम उठा लें, पढ़ लें, या हम नई प्रैक्टिस शुरू कर दें, ठीक है, नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जितना तैयार करिए वो सॉलिड तैयार करिए। उसमें फिर कोई चांस ना हो कि अरे मेरे से मतलब गलत हो गया, या मुझे नहीं आया, याद नहीं आया। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करना है आपको। अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया है, दोपहर में पढ़ लिया, तो आप रात में एक बार रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में हम आते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको एक मतलब वो मिलता है, एक साइकिल जिसको चक्र कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक आपको फ्लो डायग्राम मिलता है, उसमें आपको पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। पूरी कम्युनिकेशन का जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें समझा रखी है, मिनी मैराथन करके, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखिए, यहाँ रेड से लिखा है, इसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। उसमें आपसे नाम पूछे जाते हैं, है ना, कि ये कौन सा है या किस टाइप का है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर इससे सवाल ज़रूर बनते हैं। फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 3 है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं, उसकी मतलब फीचर्स को समझना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना।
फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया से सवाल आते हैं, और मास मीडिया से ही इसमें जो टर्म्स आते हैं वो आपके आईसीटी में भी आते हैं, ठीक है। तो मास मीडिया को आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो कम्युनिकेशन में भी काम आएगा और वहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये यहाँ से सवाल बनते हैं। और अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, इंडियन एंड वेस्टर्न कम्युनिकेशन पे, तो यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। सारी मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इतना कर लो, देखिए हर बार आप यहाँ से टॉपिक उठाइएगा और सारे जो है पढ़ते चले जाइए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 30 दिन में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आईसीटी यूनिट में आपके इसके कुछ मीनिंग, जैसे कुछ टर्म्स हैं उनकी मीनिंग और इनका यूज़ क्या है, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर जनरेशन क्या है, तो ये इसकी मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसमें यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आईएसपी क्या होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। फिर देखिए जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी है ना, जिसमें आप जैसे कि HTML, तो एब्रीविएशंस पे भी आपको वीडियो मिलेगी और इसमें PDF भी मैंने दे रखी है ना। तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, थोड़ा सा वो ऊपर हो गई होगी जो है PDF, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी में मतलब आपसे फुल फॉर्म तो पूछता ही है, उसका वर्क भी पूछता है कि ये कहाँ पे, इसका फंक्शन क्या है, ऐसे। अभी जो ज़्यादा सवाल बन रहे हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन में, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी है ना, ऑक्टाडेसिमल, हेक्टाडेसिमल, इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे, और बहुत इजी होता है। एक बार अगर इनके रूल्स को देख लिया आपने तो ये यहाँ से क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन पे है तो बस आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है ना। और यहाँ पे फिर आते हैं इंटरनेट और ईमेलिंग, इसमें कुछ आपको टर्म्स मिलते हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कोई बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, वरना मैंने भी काफ़ी चीज़ें करवा रखी हैं, या फिर जहाँ से भी आप चाहें, कोई बाध्यता नहीं है इसके लिए, है ना, आप फ्री हैं, आप जहाँ से भी चाहें वहाँ देख सकते हैं। और कुछ जनरल अवेयरनेस के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो करंट की न्यूज़ है उन पे भी मैं देखिए यहाँ पर करंट अफेयर भी करा रही हूँ आपकी सुविधा के लिए, सारी चीज़ें, और वो PDF भी आपको दे दूँगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि अभी जैसे कि आपका AI से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा आपसे कोई नई स्कीम आती है, कुछ नया लॉन्च हुआ है, तो वो चीज़ें गवर्नमेंट के से संबंधित जितनी भी ICT में है ये भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ICT से जितने भी सवाल बनते हैं। तो आपको इंटरनेट की, और एक और बनता है मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी से, इस टॉपिक से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आधारित सवाल है, अगर एक बार समझ लेते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है ना। तो इसमें आपकी स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, यहाँ पर इसकी समझ होनी चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसकी संरचना कैसे, ये थोड़ा पता होना चाहिए। सिलोगिज्म से सवाल बनते हैं, मूड एंड फिगर्स, और सबसे ज़्यादा सवाल क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। एक सवाल आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, तो देखिए 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, है ना, ये ज़रूर होने हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है, यहाँ से एक सवाल बनता है। और आपसे यहाँ पे इंडियन लॉजिक से भी 4 नंबर आपके ये बनते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके ये तो मतलब 8 नंबर पक्के हैं, इतने ये नंबर आपके श्योर हैं, ठीक है। तो अगर इन टॉपिक्स को तो आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, अगर पूरा नहीं पढ़ने का टाइम है तो भी आप अगर एक एक टॉपिक उठाएंगे तो भी इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 2 नंबर आपके ये वाले हो गए, और 2 नंबर आपके क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक, ये चीज़ें हो गई। तो इतने टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिए। इंडियन लॉजिक में क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, है ना। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आपको 6 दर्शन के बारे में पढ़ना है, इसके प्रणेता क्या हैं, और उस समय के मतलब उनकी रचनाएं क्या थी, ये चीज़ें थोड़ा पढ़नी है ना। कुछ उसके बेसिक फीचर्स क्या है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन किस प्रमाण को मानता है, तो ये चीज़ मैंने करवा रखी है। एक ही फिगर दिया है आपको, जो एक चार्ट दिया है वो बस याद कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रमाण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक। और प्रमाण के जितने भी मतलब टाइप्स हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, वहाँ से सवाल बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक में यहाँ से इतने क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। बाकी मैंने आपको जो है PYQs भी करवाए हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए मैंने कितनी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी। क्या आप इतने टॉपिक्स नहीं पढ़ पाओगे, या इतना नहीं मिलेगा कंटेंट आपको,
कोई भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हम इसमें यहाँ देखते हैं, देखिए ये जो है 5 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको आपको ज़रूर देख लेना है। देखिए पोल्यूशन, पोल्यूशन से संबंधित में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के सवाल बहुत पूछे जाते हैं ना, तो ये 5 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लेने हैं, कहीं से भी मिले आपको ज़रूर पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के जो है इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनर्जी इसके बारे में, रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल, है ना। एमडीजी और एसडीजी से सवाल हमेशा पूछे जाता है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 8 जो भी आपके टारगेट बताए गए हैं उन्हीं में पूछा जाता है कि कौन सा किससे संबंधित है ना, इतने नंबर का लक्ष्य किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऐसे सवाल बनते हैं। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में भी आपके करंट से सवाल बनते हैं, है ना। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स क्या है, समिट क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर आप देखो जब हम एयर पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, इसी में आपका आ जाता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में ही आपका पॉल्यूटेंट्स के बारे में आ जाता है ना, और इसका असर क्या होता है, अब इनसे होने वाली डिसीज़, है ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्योंकि लिंक होती हैं। तो जब आप वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पढ़ोगे तो इसमें वाटर से होने वाली डिसीज़, ठीक है, और आपका जो है एयर पोल्यूशन, इसमें पॉल्यूटेंट्स आ जाएगा, इनका इम्पैक्ट क्या होता है ना, इससे क्या डिसीज़ हो सकती हैं, है ना, सांस की बीमारियां हो सकती हैं बहुत सारी, तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक। नेचुरल हजार्ड्स तो चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट से संबंधित सवाल बन सकता है कि कौन सा अभी कहाँ पर जो है कौन सी आपदा हुई, क्या कौन सा चक्रवात, तूफान, है ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस वाला हो जाता है ना, तो ये जनरल अवेयरनेस का हो गया। कोई पॉलिसीज़ जो अभी गवर्नमेंट की हैं, समिट्स हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना, तो प्रोटोकॉल्स तो ज़रूर पढ़ने हैं आपको, ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने, तो ठीक है, इतने 5 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स तो ज़रूर पढ़ने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, अब मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं जो आपको नहीं मिल रहा है कंटेंट और आपको चाहिए, है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा फीडबैक देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाता है, वरना फिर ज़्यादा डिमांड जो होती है वही मैं आपको फिर बना के दूँगी, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, देखिए ये आपका हायर एजुकेशन का है ना, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में देखिए यहाँ पर जो है ना एंशियंट इंडियन के बारे में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसी में आपकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी एंशियंट एजुकेशन है, मतलब इसमें कौन कौन से मेन सेंटर थे, जिसमें कि जो है गुरुकुल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ठीक है, ऐसे ही और भी हैं जो जगद्दला क्या है ना, तो जितने भी और इंस्टीट्यूट हैं वो सारे पता होने चाहिए, इनके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा नालंदा और तक्षशिला से बनता है। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टर्म्स, मतलब जो उस समय के संस्कार थे, सभ्यता थी, जैसे समावर्तन संस्कार क्या होता था, उपनयन क्या है ना, तो ये पता होना चाहिए। बौद्ध काल में प्रवज्या पूछा जाता है, प्रवज्या या पवज्या, ठीक है, तो ऐसे जो टर्म्स हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। शिक्षा के मुख्य केंद्र हो गए, फिर मध्यकालीन भारत में शिक्षा, तो थोड़ा सा इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद प्रमुख आयोग और समितियां, है ना, कमीशन एंड कमेटी, इसके बारे में पूरी वीडियो है, आप देखिएगा, बहुत लोगों ने देखी है, है ना, ये ज़रूर आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसमें अंदर से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हंटर आयोग, ठीक है, तो कौन सा गवर्नर आया, उसने क्या किया, कौन से उस समय इंस्टीट्यूट खोले गए, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, ठीक है, वुड डिस्पैच आया तो उसमें क्या था, सैडलर कमीशन आया उसमें क्या था, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होंगी तो बेटर रहेगा, उसे आप रिलेट कर पाओगे। तो वही मैंने वीडियो में बताया है, क्रमवार, कई बार क्रम से भी लगाने को आती हैं चीज़ें, तो जब आपको सिलसिलेवार ढंग से चीज़ें पता होंगी तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी करंट अफेयर से सवाल बनते हैं, कुछ पॉलिसीज़, है ना, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, गवर्नेंस, ई शासन से संबंधित, है ना, ई शासन से संबंधित सवाल और प्रशासन से संबंधित, ठीक है, तो ऐसे सवाल थोड़ा यहाँ पे बनते हैं। तो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपने आप में थोड़ी सी लेंदी यूनिट है ना, और बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा जिसमें आपको बिल्कुल ईजी वे में बताया है। बाकी मैं अभी वीडियो आपको दे ही रही हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतनी चीज़ें हो गई जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इतने ही टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हो तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपका ज़ियारा पक्का है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। आपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि कैसी लगी वीडियो, कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। कई लोग कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, उन सभी को दिल से धन्यवाद है।
और जो लोग नहीं करते हैं वो भी कृपया आप शुरू कर दें, कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कैसा लगा। फीडबैक मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जिनके पास नहीं टाइम है, कोई लोग वर्किंग हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो सबके अपने अलग अलग जो है ड्यूटीज़ हैं, और जिस तरह से भी करना चाहें तब भी 1 महीने का समय है, आप कर सकते हैं अगर इतने भी टॉपिक कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।